स्टडी आईक्यू वर्ल्ड में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल स्टडी आईक्यू वर्ल्ड पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने कई आर्टिकल में देख रखा होगा कि जो है एक एस्ट्रॉयड जो है पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है और वो इतना बड़ा खतरा है कि इससे हमारा जो है इंसानी जो है सभ्यता और कई जीव जंतु जो है वो कई खतरे में आ सकते हैं। तो इस पर जो है इसरो के प्रमुख ने चेतावनी दी है कि उन्होंने एक, जैसे कि आप नंगी आंखों से तो नहीं लेकिन हाँ टेलीस्कोप और बाकी यंत्र के जरिए जो है एक क्षुद्र ग्रह जो है एस्ट्रॉयड जिसे कहते हैं टकराते हुए देखा है। अगर यह पृथ्वी से टकराता है तो इंसान खत्म हो जाएंगे। तो ये कौन सा एस्ट्रॉयड है और अभी कहाँ पर है, इसकी ट्रेजेक्ट्री क्या है और इसका इतिहास क्या है और कब ये टकराने वाला है, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे। साथ ही साथ इसके बारे में हम आपको और भी बहुत कुछ जानकारियाँ देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि नियमित रूप से आपको आपकी वीडियो मिलती रहे। इस चैनल पर आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। पर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉयड किस विज्ञान की शाखा का अध्ययन करते हैं। आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है भूविज्ञान यानी जियोलॉजी, सेकंड ऑप्शन है जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, थर्ड ऑप्शन है खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी, चौथा ऑप्शन है आपका वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी। तो सही उत्तर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में कीजिए। सही उत्तर मैं दूंगा वीडियो के अंत में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि हिंदुस्तान का जो है आर्टिकल है ये, और इस सभी आर्टिकल कई आर्टिकल जो है पब्लिश हुए हैं। तो चलिए अब हम विस्तार में बात करते हैं। आपको इस एस्ट्रॉयड के बारे में, जो एस्ट्रॉयड का नाम दिया गया है एपोफिस, एपोफिस जो नाम है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक संक्षिप्त में जो है विवरण दे दूं कि इसका इतिहास क्या है और इस एस्ट्रॉयड को जो है एपोफिस क्यों नाम दिया गया है। क्या ये एपोफिस कितना खतरनाक है और क्या कब ये सब किस मतलब सभ्यता में ये एपोफिस नाम जो है प्रचलन में आया था। तो एपोफिस जो है प्राचीन मिस्र का देवता जो अंधकार और अव्यवस्था के प्रतीक था और इस प्रकार वह प्रकाश और सत्य का विरोधी था। अराजकता के भगवान और एक विशाल सांप या सर्प के रूप में जाना जाता था, जिसके कारण उन्हें नील नदी का सांप और दुष्ट ड्रैगन जैसे शीर्षक दिए गए थे। कुछ विस्तार से कहा गया कि वह 16 गज लंबा और उसका सिर चकमक पत्थर से बना हुआ था। आपको मैं बता दूं एफोसिस जो ये है, ये मिस्र की सभ्यता जब हुआ करती थी तो उस समय जो एक सर्प कहा जाता है, ये सिर्फ अभी माना जाता है, कहीं पे कोई इसका एविडेंस नहीं है, लेकिन जिस तरह इतिहास में और विकिपीडिया पे आपको मिलेगा कि एफोसिस जो नाम था ये एक सर्प का नाम था, जो मिस्र के लोग इससे बहुत डरते थे और ये कहा जाता था कि ये जब भी आता था तो ये विनाश करता था और इंसानों का खात्मा हो जाया करता था। तो उनका ये मानना था कि ये जो है विनाश के देवता हैं एफोसिस, जिसे एक सर्प के रूप में जाना जाता है। तो इसी का नाम जो है अभी, ये एक सदियों पहले ये नाम प्रचलन में था, उसके बाद अभी ये नया ट्रेंड में नाम आया है, क्योंकि ये एस्ट्रॉयड जो है सदियों बाद अगर कोई एस्ट्रॉयड आया है तो इसको इतना भयानक क्यों कहा गया है और ये टकराने के बाद हमारी पृथ्वी पर क्या विनाश लीला होने वाली है, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए ये नाम दिया गया है एफोसिस। आपको मैं बता दूं कि ये एफोसिस 370 मीटर व्यास वाला एक खतरनाक जो है एस्ट्रॉयड पृथ्वी के निकट से गुजरने वाला है। इसके पृथ्वी से टकराने की प्रबल संभावना है। जो है साइंटिस्ट बताते हैं कि जो है इसका जो टकराने का जो ट्रेजेक्ट्री है वो बगल से, पृथ्वी के बगल से होकर गुजरना है 2029 के करीब में। तो ये इतने करीब रहेगा कि क्या पता, अभी कई साइंटिस्ट इसमें जो है विचार और कई साइंटिस्ट शोध कर रहे हैं कि उनका कहना ये है कि क्या पता जो है हमारी जो पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसको खींच लेगी। तो अगर ये ऐसा हो जाता है तो ये बहुत बड़ी विनाशकारी होगा हमारे सभ्यता के लिए। तो ये चीज़ मैं आपको बताऊं कि इससे पहले 30 जून 1908 को साइबेरिया के एक सुदूर स्थान तुंगुस्का में एक क्षुद्र ग्रह के टकराने के कारण हुए विशाल हवाई विस्फोट
के ने लगभग 2200 वर्ग किलोमीटर घने जंगल को तहस-नहस कर दिया था। इसके कारण 8 करोड़ पेड़ नष्ट हो गए थे। अभी जो एस्टेरॉयड धरती के नज़दीक आ रहा है, उसके 13 अप्रैल 2029 को जो है पास से गुजरने की संभावना है। ऐसा कहा जाता है जब-जब यह धरती से टकराती है तो कई प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं। इस बात की भी परिकल्पना है कि इसी कारण धरती से डायनासोर विलुप्त हो गए थे। आपको भी पता होगा इतिहास आप भी जो है हर चीज़ों में पढ़े होंगे, हर किताबों में पढ़ाया जाता है कि डायनासोर की जो खात्मा हुआ था, जो इनकी प्रजाति विलुप्त हुई थी, वो एक एस्टेरॉयड टकराने से ही हुई थी। तो इसी तरह जो है साइंटिस्ट अनुमान लगा रहे हैं कि अगर कोई इस तरह का बड़ा एस्टेरॉयड अभी हमारे पृथ्वी पर टकरा जाता है तो हमारी भी प्रजाति जो है, जो इंसान की प्रजातियां हैं, वो एकदम बिल्कुल विलुप्त होने के कगार पर आ जाएंगी। आपको मैं बता दूं कि ये जो एफोसिस है, ये इसका डिस्कवर जो है जून 19 2004 को किया गया था किट पीक नेशनल ऑब्जर्वेटरी एरिजोना द्वारा। इन्होंने बताया था, आप कुछ ऐसा देख सकते हैं, कुछ ऐसा दिखता है एफोसिस एस्टेरॉयड। और इसकी प्रॉब्लम ये है कि और बाकी एस्टेरॉयड को जैसे कि नासा द्वारा और बाकी की एजेंसियों द्वारा जो है हमेशा ट्रैक पर रखे रहते हैं और उनकी ट्रैजेक्टरी को हमेशा जो है हमेशा देखते रहते हैं कि कहाँ कौन सा एस्टेरॉयड गुजर रहा है। लेकिन इसका जो ट्रैजेक्टरी है, ये हमेशा कहीं इधर, आप अभी देख सकते हैं कि इसकी जो ट्रैजेक्टरी है ये है एफोसिस, और ये हमेशा कभी न कभी इधर-उधर अपनी ट्रैजेक्टरी बदल लेता है। इसका कोई ये नहीं है कि हाँ, इसी ट्रैजेक्टरी में अगर ये चल रहा है तो उसी ट्रैजेक्टरी में चलेगा। और ऐसा बिल्कुल अभी तक जो अनुमान है, जो रिपोर्ट्स आई हैं, इसी के कारण जो है पृथ्वी से जब ये पास से गुजरेगा 2029 में, तो उसी का कयास लगाया जा रहा है कि कहीं ये पृथ्वी से टकरा गया तो दिक्कत काफ़ी हो जाएगी, क्योंकि इसकी ट्रैजेक्टरी का कोई अभी अनुमान नहीं लगाया गया है। आपको बता दें कि दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियां पृथ्वी को क्षुद्र ग्रहों से बचाने के लिए रक्षा क्षमताओं का निर्माण करने की दिशा में काम कर रही है। इसरो ने भी अपनी मजबूत कंधों पर इसकी जिम्मेदारी ली है। इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ ने इसकी ताज़ा जानकारी दी। यहाँ पर जो है इसरो ने एक जो है इसरो के जो अध्यक्ष हैं सोमनाथ जी, उन्होंने जो है अपने तरफ से जो है बयान दिया है कि अगर हमसे कोई मदद हो पाती है तो आप लोग ज़रूर हमको बताइएगा कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, और पृथ्वी को बचाने के लिए हमसे जो बन पाएगा वो हम काम करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि नासा इन सब चीज़ों में सबसे आगे है, और नासा की जो लेबोरेटरी है, वो अपने जो है लेबोरेटरी से जो है इन सब चीज़ों पे बहुत अच्छे से नज़र रखता है कि कौन सा एस्टेरॉयड कहाँ जा रहा है और क्या कर रहा है। तो उसके लिए कई मिशंस ये लॉन्च करते हैं। अगर मान लीजिए कोई एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराने वाला है, तो उसके लिए ये लोग एक, आपको मैं बता दूं कि डार्ट मिशन भी इनका है, जो पृथ्वी से अगर ये मान लीजिए कोई एस्टेरॉयड टकराने वाला है तो उसके ऊपर ये कोई प्रोब भेज के या किसी भी तरह का कोई सैटेलाइट भेज के इसको टकरा देते हैं, ताकि जो है ये अपनी ट्रैजेक्टरी बदल दे। तो इस सब चीज़ों को देखते हुए इसमें काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी टेक्नोलॉजी लगती है। तो नासा कहीं न कहीं, जो आपको पता होगा कि चाइना के साथ उनका बनता नहीं है, और चाइना के साथ वो कोलैबोरेट नहीं कर सकते हैं। रसिया के साथ इस समय सैंक्शन लग रहा है, रसिया का कोई मेन मतलब इसमें अटैचमेंट होगा भी नहीं। तो कहीं न कहीं हमारा जो भारत है, वो एक बढ़ चढ़कर हिस्सा जो है ले सकता है और वैश्विक स्तर पर पृथ्वी को बचाने के लिए मदद कर सकता है। तो इसी को देखते हुए एक ज़िम्मेदार देश की तरह ज़िम्मेदार बयान जो हमारे एस सोमनाथ जी ने दिया है, ताकि जो है आने वाले समय में अगर कोई नासा को ज़रूरत पड़ती है तो हम वहाँ पर खड़े होंगे, ऐसा इन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि हमारा जीवन काल 70-80 साल का होता है और हम अपने जीवन काल में ऐसी कोई आपदा नहीं देखते, इसलिए हम यह मानकर चलते हैं कि ऐसे होने की संभावना नहीं है। अगर आप दुनिया और ब्रह्मांड के इतिहास को देखें तो ग्रहों की ओर, क्षुद्र ग्रहों के पहुंचने की घटना अक्सर होती रहती है। आपको पता होगा कि आम आदमी जो इस समय जो जी रहा है अपना जीवन, वो 70 से 80 साल का मतलब अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। तो इन सब सालों में जो है एस्टेरॉयड का कभी मिलना या एस्टेरॉयड का गिरना ऐसा होता नहीं है, क्योंकि एस्टेरॉयड कोई ऐसा है तो नहीं कि रोज़ आके गिर रहे हैं। तो एस्टेरॉयड का क्या होता है कि 100 साल, 200 साल, कभी 600 साल, 500 साल, ऐसे में कभी एक एस्टेरॉयड हज़ारों साल लग जाते हैं गिरते-गिरते।
तो कई सभ्यताएँ कई तो ऐसे होते हैं जो मतलब जनरेशन की जो उनके पहले और आने वाले भी 2-3 जनरेशन देखते ही नहीं हैं। तो उनको लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, पर ऐसा हो सकता है क्योंकि हमारे जो सौरमंडल में अनेकों प्रकार की एस्टेरॉयड घूम रही हैं और कभी भी कुछ भी हो सकता है। और इसरो ने एक प्रमुख चेतावनी दी है कि इन्होंने खुद एक एस्टेरॉयड को टकराते हुए देखा है। ज़ाहिर-सी बात है उन्होंने सैटेलाइट नहीं, किसी टेलीस्कोप या और भी टेक्नोलॉजी के ज़रिए इन्होंने देखा होगा। अगर उन्होंने ये भी कहा है कि अगर यह पृथ्वी से टकराता है तो इंसान खत्म हो जाएँगे। इसरो के प्रमुख ने कहा, यह आने वाले दिनों में आकार लेगा। जब खतरा वास्तविक हो जाएगा, तो मानवता एक साथ मिलकर इस पर काम करेगी। एक अग्रणी अंतरिक्ष राष्ट्र के रूप में हमें ज़िम्मेदारी लेने की ज़रूरत है। यह केवल भारत के लिए ही नहीं, यह पूरी दुनिया के लिए हमें तकनीकी क्षमता, प्रोग्रामिंग क्षमता और अन्य एजेंसियों के साथ काम करने की क्षमता तैयार करने की, विकसित करने की ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए। तो इस पर जो ये सब चीज़ें हो रहा है और मान लीजिए कि वो एस्टेरॉयड टकराने के लिए आ रहा है, तो उसके लिए हमने कोई मिशन लॉन्च किया है कि नहीं लिया लॉन्च किया है? तो हाँ, हमने नहीं, लेकिन नासा ने जो है डार्ट मिशन नाम से एक मिशन लॉन्च किया है। इसका काम ये है कि डार्ट मिशन एक कम लागत वाला अंतरिक्ष यान है। इसमें 2 सोलर एरेज़ शामिल हैं और अंतरिक्ष यान के संचालन के लिए हाइड्रोजन प्रणोदक का उपयोग करते हैं। इसमें लगभग 10 किलोग्राम ज़ेनॉन भी होता है, जिसका उपयोग नए थ्रस्टर को प्रदर्शित करने के लिए किया जाएगा, जिसे नासा एवोल्यूशनरी ज़ेनॉन थ्रस्टर कमर्शियल कहा जाता है। जैसा कि मैं बता दूं कि ये जो डार्ट मिशन है, अगर मान लीजिए कोई भी ऐसी ट्रैजेक्टरी बनती है कि कोई एस्टेरॉयड जो है धरती से टकराने वाला है, तो इस डार्ट मिशन के जरिए जो एक छोटे स्पेसक्राफ्ट को जो है इसको लॉन्च कर दिया जाता है और उसी के इस तरह कैलकुलेशन करके जो है इस तरह उसको भेजा जाता है कि उसे किसी पॉइंट को, एस्टेरॉयड के किसी पॉइंट को टकरा दिया जाता है उस स्पेसक्राफ्ट को, ताकि जो है ये अपनी ट्रैजेक्टरी बदल ले और हमारी पृथ्वी जो है इस एस्टेरॉयड से बच सके। तो इन सब चीज़ों में आपको क्या लगता है? क्या ये मिशन सक्सेस है या फिर हमें कोई और उपाय ढूँढना चाहिए? आने वाले समयों में बहुत से एस्टेरॉयड और बहुत सी ऐसी चीज़ें अंतरिक्ष में घटेगी जिसका प्रभाव हमारे प्रजाति और हमारी पृथ्वी पर मतलब मुख्य रूप से पड़ेंगी। तो आप सब जो है अपना सुझाव ज़रूर लिखिए कि क्या इसका सही विकल्प होगा, कैसे हम अपनी पृथ्वी को बचाएँ, प्रदूषण से कैसे बचाएँ और आने वाले अंतरिक्ष खतरों से हम कैसे बचें। तो सभी चीज़ों के बारे में अपना सुझाव इस कमेंट सेक्शन में कीजिए। अभी की रिपोर्ट में फ़िलहाल इतना ही, आगे इस पर कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट आती है, तो उसके लिए मैं आप सभी को एक अपडेटेड वीडियो बना दूँगा। तब तक के लिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन हमारा ये है, क्षुद्र ग्रह किस विज्ञान की शाखा का अध्ययन करते हैं? तो आपको बताना है इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसी नोट के साथ जो है हम लोग इस वीडियो का अंत करते हैं और आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं एक नई वीडियो में और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।